चैनल में पुनः स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वित्तीय अर्थशास्त्र के सिलेबस के ऊपर। सिलेबस की हम चर्चा करें तो सिलेबस को 5 यूनिट में बांटा हुआ है। फर्स्ट यूनिट जो है वो मुद्रा के ऊपर आधारित है, जिसमें मुद्रा का अर्थ, मुद्रा की परिभाषा, उसके कार्य, वर्गीकरण और मुद्रा के महत्व के बारे में है। वर्गीकरण की हम यहाँ बात करें तो कार्यों के आधार पर, मुद्रा की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण है। अलग अलग विचारकों के यहाँ विचार हैं। इसके साथ ही ग्रेशम का नियम है। ग्रेशम का नियम कहता है कि बुरी मुद्रा जो होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, उसके बारे में। इसके साथ ही मुद्रा पूर्ति के जो अलग अलग घटक या कारक बताए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हैं, M1, M2, M3, M4, और तरलता के आधार पर जो वर्गीकरण किया है वो मुद्रा पूर्ति के घटकों के अंदर पड़ेंगे। इसके साथ ही मनी मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है, मुद्रा गुणक, मुद्रा का जो चलन है, चलन वेग है कि एक समय में मुद्रा का जो चलन है वो किस तरीके से है, उसके बारे में। इसके साथ ही निकट मुद्रा और मुद्रा के जो अलग अलग सिद्धांत हैं, नगद लेन सिद्धांत जिसको कैश ट्रांजैक्शन थ्योरी कह रहे हैं, वो नगद बैलेंस, नगद कोष सिद्धांत हैं, और किन्स के क्या विचार हैं मुद्रा के सिद्धांत के प्रति, वो इसमें पढ़ेंगे। इसके साथ ही इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जिसको हम कह रहे हैं कि सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि, तो मुद्रास्फीति के जो अलग अलग प्रकार हैं वो किस तरीके से अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति प्रभावित करती हैं, मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं, उसको नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हैं। जैसे रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए गए उपाय हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय हैं। सरकार भी समय समय पर विभिन्न उपाय अपनाती है। तो किस तरीके से जो सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो रही है उसको नियंत्रित किया जा सकता है, उसके उपायों को पढ़ेंगे। इसके साथ ही अपस्फीति, प्रतिक्षेप और मुद्रास्फीति जनित मंदी जो हैं वो यूनिट फर्स्ट में कवर करेंगे। यूनिट सेकंड में है जो आधारित है बैंक, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक भी है और अन्य वाणिज्यिक बैंक भी हैं, कॉमर्शियल बैंक जिन्हें कह रहे हैं, उनके ऊपर आधारित हैं। तो इसमें वाणिज्यिक बैंक जो हैं, कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक कहेंगे कि नहीं, कौन कौन से उनके प्रकार हैं और मुख्य कार्य के क्या क्या हैं, जैसे साख निर्माण और इस तरीके के कार्यों की यहाँ हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। इसके साथ ही क्रेडिट या साख निर्माण की प्रक्रिया क्या है उसको, और इसकी क्या सीमाएं हैं साख निर्माण की, उसको भी इकाई सेकंड में पढ़ेंगे। बैंकों की क्या लाइबिलिटीज़ और असेट्स हैं, देयताएं और संपत्तियां। इसके साथ ही नॉन बैंकिंग जो संस्थाएं हैं, गैर बैंकिंग संस्थाएं हैं, सहकारी समिति, और इनके क्या क्या कार्य हैं। केंद्रीय बैंक के कार्य, एक देश का जो सबसे बड़ा बैंक होता है, सर्वा बैंक, उसको केंद्रीय बैंक कहते हैं, जैसे भारत में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके क्या क्या कार्य हैं, जैसे नोट निर्गमन करना, नोट छापना, जो वाणिज्यिक बैंक है उनके लिए नीतियां बनाना, उनके ऊपर नियंत्रण रखना, अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक उतार चढ़ाव आ रहे हैं जिनको हम तेजी और मंदी कह रहे हैं, उस स्थिति को किस तरीके से नियंत्रित करना है। ये सब जो है मौद्रिक और राजकोषीय नीति का निर्माण, वो सब चीज़ें हैं वो केंद्रीय बैंक के कार्यों के अंतर्गत आएगी। इसके साथ ही जो साख का नियंत्रण है कि वाणिज्यिक बैंक जो साख निर्माण या उधार की जो प्रक्रिया कर रहे हैं उनको किस तरीके से बैंक नियंत्रित करता है, उसके मात्रात्मक और गुणात्मक तरीके हैं, वो इसमें कवर करेंगे। जो खुले बाजार का प्रचलन है, परिसंपत्तियां खरीदना बेचना, परिवर्तनीय रिजर्व अनुपात और चयनात्मक जो तरीके हैं अलग अलग साख नियंत्रण के, उसके बारे में। इसके साथ ही जो रिजर्व बैंक की क्या भूमिका है, उसके कार्य क्या हैं, वो यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड जो है वो है मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के ऊपर। मुद्रा बाजार जिसका नियंत्रणकर्ता जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वहीं पूंजी बाजार जिसको हम कह रहे हैं दीर्घकालीन बाजार, जिसका नियंत्रणकर्ता जो है वो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियोग बोर्ड। इनके क्या कार्य हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था किस तरीके से होती हैं, वो यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे। इसके साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो हैं, उनका क्या कंसेप्ट है, वो यूनिट थर्ड में। यूनिट फोर्थ में जो हैं वो हैं कार्य
राजकोषीय नीति की अवधारणा। राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी, उसका कंसेप्ट किस तरीके का है वो यूनिट 4 में पढ़ेंगे। और सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार के क्या क्या व्यय हैं जिसमें पूंजी और राजकोषीय व्यय जो हैं उसके बारे में, कि सरकार किन किन के ऊपर खर्च करती हैं, वो सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत आएगा कि सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च। इसके साथ ही केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, योजना और गैर योजना व्यय, प्लान और नॉन प्लान व्यय, सरकार की आय के जो स्रोत हैं अलग अलग, टैक्स और नॉन टैक्स, कर और गैर कर आय के स्रोत, सरकार को कहाँ से इनकम प्राप्त होती हैं उसके बारे में। इसके साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जो हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, कौन कौन से हैं, किसे कहते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। नया कंसेप्ट है भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, उसके बारे में विस्तृत व्याख्या इसमें करेंगे। यूनिट 5 जो हैं, 5th यूनिट जो हैं वो हैं सरकार की। हमने 4th यूनिट में आय और व्यय की बात की है, तो आय और व्यय की पूर्ति के बीच जो कमी रह जाती हैं वो उसको घाटा या डेप्ट कह रहे हैं। उसको किस तरीके से पूरा करेंगे, तो उसकी अवधारणा, उसके क्या क्या प्रकार हैं, राजकोषीय, फिजिकल डेप्ट, प्राथमिक प्राइमरी, और राजस्व है पब्लिक डेप्ट, इनके क्या कंसेप्ट है उसके बारे में। इसके साथ ही जो राजकोषीय घाटा हो रहा है, जो सरकार को घाटा हो रहा है, उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है, FRBM बिल क्या हैं, और इस राजकोषीय घाटे को या राजस्व घाटे को किस तरीके से सरकार जो है वो कंट्रोल या नियंत्रित कर सकती हैं, उसके क्या क्या उपाय हैं उसके बारे में। बजट की अवधारणा पढ़ेंगे, एक वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा हम कह रहे हैं, तो बजट के जो अलग अलग प्रकार हैं, जेंडर बजट, जीरो बेस बजट, उसके बारे में, इनमें मुख्य अंतर क्या हैं, और केंद्र और राज्य के जो वित्तीय जो संबंध है, जैसे वित्त आयोग हैं, उसकी क्या भूमिका है, इन सब महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको हम यूनिट 5th के अंतर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से वित्तीय अर्थशास्त्र में हम सर्वप्रथम मुद्रा के बारे में, उसके बाद जो बैंक हैं, चाहे वो केंद्रीय बैंक हो या वाणिज्यिक बैंक हो, उनके बारे में, फिर उसके बाद सरकार जो है विभिन्न कार्यों के ऊपर खर्च करती है, तो सार्वजनिक व्यय के बारे में, उसके क्या क्या सिद्धांत हैं, और उसके बाद सरकार को अपने जो विभिन्न स्रोत हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं, उनसे किस तरीके से इनकम होती है उसके बारे में, और आय और व्यय के बीच जो घाटा रह जाता है उसकी पूर्ति किस प्रकार करेंगे, वो फिर यूनिट 5th में पढ़ेंगे। तो इस तरीके का वित्तीय अर्थशास्त्र का हमारा जो सिलेबस रहेगा। तो आशा है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे जो आने वाले वीडियो होंगे वो इन टॉपिक्स को कवर करते हुए होंगे।